अस्सलाम वालेकुम। नॉवल ज़िंदगी का पहला सफ़र, राइटर एस.के. ऐमन रूम में आकर बेड पर बैठते हुए तासुब से मामा के रवैये पर अफसोस करने लगी। खैर मामा, मैं आपको मना कर रहूँगी। एक पुख्ता इरादा के साथ बैग स्टडी टेबल पर रखती वो वॉशरूम घुस गई। कपड़े बदलकर बाहर निकली। इधर मगरिब की अजान होने लगी। वज़ू किया, मुसल्ले पर हाथ में लिए रूम का दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी, बाबा आते दिखाई दिए। ऐमन बेटा। जी बाबा। बेटा मैं नमाज़ पढ़ के चपली कबाब लेता आऊँगा, तुम जल्दी जल्दी रोटियां बना लेना, नहायत प्यार से बोले थे। जी बाबा ठीक है, बना लूँगी। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बहुत अदब से जवाब दिया। नमाज़ पढ़ने के बाद ऐमन ने किचन का रुख किया। वो इतनी तेज़ी से काम कर रही थी कि इसे इल्म ही ना हुआ बाबा कब आए। 5 मिनट और, मताजी लहजे में गोया हुई। चलो जल्दी करो वरना ये ठंडे हो जाएंगे, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। कबाब किचन स्लैब पे रखते हुए बोली। ऐमन जितनी जल्दी कर सकती थी कर रही थी। वो ठीक 5 मिनट बाद ऊपर रही थी। आ जाओ सब। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। खाना ख़त्म करते ही सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। जहांगीर टीवी देखने लगे, साथ बैठ गई। काफ़ी देर तक टीवी पे शो देखते रहे। एक खामोशी का सन्नाटा छाया हुआ था। ईशा की अजान होने लगी। चलो बेटा नमाज़ पढ़ लो, मैं भी पढ़ आऊँ। टीवी बंद कर दे आते हुए बोले। जी बाबा। ऐमन भी अपने रूम में चली गई। नमाज़ पढ़ने के बाद नीचे आई ताकि चाय बना ले अपना। मामा और बाबा के मग ट्रे में रखती मंजिल की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में रख के मामा और बाबा के कमरे का रुख किया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। इससे पहले दरवाज़ा खोलती अंदर जाती बाबा की आवाज़ पे रुक गई। बाबा इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? खुदा का खौफ करो शुमाइला बेगम। वो गुस्सेले लहजे में बोले। किस बात का करूं मैं खौफ? इंतहाई इत्मीनानियत से शुमाइला बेगम बोली। वो बेटी है तुम्हारी, वो भी सबसे बड़ी। तुम्हारा रोज़मर्रा का रवैया अब बढ़ता जा रहा है। परेशानी के आलम में गोया हुए इसकी वजह से खुद है। ऐमन के पाँव की किसी इन्होंने जकड़ लिए थे। क्या वजह है? हाँ आज बताओ ज़रा, मुझे भी तो पता चले। हकारत से शुमाइला बेगम दूसरी तरफ मुड़ गई, फिर कुछ तासुफ के बाद बोली। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती और ना कभी भूलूंगी। आखिर पता तो चले क्या किया है उसने। अब जहांगीर परेशान हो गए थे। आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट महसूस हो रही थी। आज से 17 साल पहले जब वो सिर्फ 6 साल की थी। भूल गए हैं आप वो दिन? मैं समझा नहीं क्या हुआ। काफ़ी हैरानी से बोले। हंसती हुई शुमाइला बेगम फिर से बोलने लगी। इस लड़की की वजह से सबके सामने मेरी जो इंसल्ट हुई है मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं माँ थी, मेरी बात नहीं मानी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। साफ साफ बात करो, पहेलियाँ मत बुझाओ। मेरे साथ जाती थी ना स्कूल, गलती से स्ट्रिक मारा था। मुझे क्या पता था ये खड़ी हो जाएगी और डंडा इसकी आँख में लग जाएगा। मैं भी तब परेशान हो गई थी। इसका इतना खून निकलना था देखकर चोट की इसकी आँख में लग गई थी। डंडा अंदर के आँख में लगा था। मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, इलाज करवाई, चीज़ें ली दी, इतना बहलाया समझाया अपने बाबा और दादा को ना बताना, मगर जब घर आती तो आते ही बाप से लिपटे रोने लगी। और जब आपने पूछा तो साफ साफ बता दिया मैंने मारा है। सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी। आपने क्या क्या किया जानते हैं? आपने इसकी वजह से कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें तलाक भेज दूंगा। सबके सामने उसने मुझे जालिम बना दिया। सब ने कितनी बातें की थी, मुझे हिकारत नफ़रत वाज़ेह थी। ऐमन बाहर जाने के लिए मुड़ी, जब फिर से शुमाइला बेगम बोली। ज़िंदगी का और दूसरा बात, ये मेरी बात आज भी नहीं मानती। जहांगीर सदमे से पागल हो रहे थे। अब भी आपके भाई बहन आए तो यह आगे होके सबको चाय खाना देती है। कौन होती है ये सब करने वाली? मैं तो किसी को मुंह ना लगाऊं और ये सब के सामने मुझे शर्मिंदा करवा देती है। आते हैं वो लोग बैठे और दफ़ा हूँ, ये इनकी खिदमती करती हैं। नफ़रत है मुझे इससे। बहुत हुआ बेगम, अल्लाह से डरो। वो बेटी है, इसे जब गलती हुई तब वो जानती ही नहीं थी। ऐमन कमरे की तरफ भागी थी, चाय वहीं गिर गई। कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद करती वो वहीं बैठ गई। सांस आ रहा था मगर गले में अटका आंसू का गोला बाहर नहीं आ रहा था। कितनी देर वो अपने वजूद को समेटने एक ही हालत में बैठी रही। इसका वजूद बेजान होने लगा था, सांसें उखड़ने लगी थी।